कैसे आप लोग इस जो ये सिंगिंग का जो करियर है इसमें कैसे आप लोगों की एंट्री हुई, कैसे आपकी शुरुआत करी इसकी? कितना मुश्किल था मतलब घर वालों को थोड़ा कन्विंस करना कि हमें सिंगिंग के करियर में जाना है, ये करना है? कल्चर को सबसे ज़्यादा खास बनाने वाले नेपाल के कल्चर के लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आजकल की भागदौड़, आधुनिकता और तेज़ तर्रार जीवन में भी वो अपनी संस्कृति को समेटे हुए हैं, उसको संजोए हुए हैं और उसको फॉलो करते हैं। जो भी बच्चा नशा कर रहा है या उसका आदी हो चुका है, पहले तो वो बच्चा जो है ना अपनी लाइफ और अपना भविष्य खराब करता है। कश्मीरे पछोरी दार्जिलिङ कोरेल लम्सैला पिरती 2 दिन बाँचुन्जेल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल की संस्कृति की ओर। दीप्ति राणा जी और सतीश थापा जी हैं और आप लोग नेपाल के बहुत ही खूबसूरत कल्चर से आते हैं। आज नेपाल की जो संस्कृति विरासत है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेपाल की ओर। तो मैम, हम थोड़ा सा आप लोगों की जर्नी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो कैसे आप लोग इस जो ये सिंगिंग का जो करियर है इसमें कैसे आप लोगों की एंट्री हुई, कैसे आपने शुरुआत करी इसकी? अच्छा सर, मेरे को तो छोटे से ही सिंगिंग का बहुत शौक था और मैंने अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो 5 साल की एज में दिया था अपने फादर की यूनिट में। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। अच्छा। तो उस टाइम में मैंने वहाँ पे गाया था नेपाली सॉन्ग और मेरे को अभी भी याद है, उस टाइम में बहुत फेमस था वो झलझली आँखा में। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ से मैंने गाया था। उसके बाद थोड़ा घर का माहौल भी ऐसा था कि जो मेरे दादाजी हैं वो भी बहुत अच्छा गाते थे और बॉलीवुड गाने गाते थे, पुराने गज़ल गाया करते थे और हारमोनियम भी बजाया करते थे, बांसुरी। तो इस टाइप से था थोड़ा घर का माहौल। मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी। और मम्मी को ये था कि उस टाइम में प्लेटफॉर्म नहीं था, उस टाइम में नहीं मिलता था ना, बहुत मुश्किल था। तो वो फादर के यूनिट में गाया करती थी और नेपाली गाने भी सुना करती थी। तो वहाँ से सुनकर, उन लोग को देखकर, उनके साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुना के मेरे को मतलब जो इंस्पिरेशन है मेरे को अपने दादाजी और मम्मी से मिली। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद बहुत टाइम के बाद फिर मैंने धीरे धीरे गाना शुरू किया। 3 जो लोग हैं मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट, एक आशीष ठाकुर जी, देविन शाही जी और प्रदीप राय जी। अच्छा। हाँ जी, जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और मेरे को एक सही डायरेक्शन है वो दिखाया मेरे को। और उसके बाद मेरे को कुछ स्टेज वगैरह मिले। तो वहाँ से फिर मेरा जर्नी मतलब एक करियर वाइज मतलब चीज़ें स्टार्ट हुई और अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें चल रही है। सर, मैं जैसे कि मैं भी आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो हमारे घरों में रेडियो हुआ करता था। तो माताजी रेडियो में गाने लगाती थी, हम रेडियो में गाने सुनते थे और वही धुन वो दिमाग में रेडियो चलता रहता था, वो गाने बजते रहते थे, वो दिमाग में रहता था। फिर छोटे थे तो मुझे आज भी याद है, टीवी में 2 प्रोग्राम आते थे, एक रंगोली और एक चित्रहार। हाँ जी। तो हम उसी का वेट करते थे। तो इस तरह से गाने की तरफ हमारा रुझान बढ़ा और फिर उसके बाद स्कूल में आया। तो स्कूल में फिर दोस्तों के साथ स्कूल में गाना गाना शुरू किया। इस तरह से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई गाने की। मेहमान बैठे हुए हैं, आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं हाँ जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आज इनसे बात करते हुए। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे थोड़ा सा नेपाल के कल्चर के बारे में भी। उससे पहले थोड़ा सा मैम, आप थोड़ा सा एक कोई ऐसा गाना जो आपके बहुत करीब हो या जिससे आप मतलब कोई भी आप स्टेज शो करती हैं, उसको क्या 2 लाइन में दर्शकों को जो। हाँ जी सर, मैं आप लोग को एक तमंग सैलो है वो सॉन्ग मैं सुनाना चाहूँगी। ओ हो चंबा हो चंबा हो टुङ्नर डम्फु बजाउँदै चम्बलमा नाचोरेछ, टुङ्नर डम्फु बजाउँदै चम्बलमा नाचोरेछ, जुमुलुमा नाच नाच्दा सुटुकै सैनु जोडेछ, जुमुलुमा नाच नाच्दा सुटुकै सैनु जोडेछ,
ढूंढना रे डम्फो बजाऊंदे। नहीं, मेरा करीबी गाना है, मैं बहुत अक्सर इसे गुनगुनाया करती हूँ, गाया करती हूँ। अच्छा, तो मेरा ये एक फेवरेट है ये। अच्छा, तो ये आपका गाना है किसी और का गाना है? नहीं, ये गाना तो है सिंधु मल इसकी गायिका हैं, अच्छा जो ओजी हैं इनकी। अच्छा। बट मुझे ये गाना बहुत पसंद है तो मैं ये गाती हूँ, अक्सर इसे गाती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा सा और बात बता दूं कि आप लोग दोनों स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं, और आप लोगों ने मैम आप जैसे बताया कि आपने किसी मूवी के लिए भी हाँ गाया जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे एक्चुअली हम अभी जगह देहरादून में है, और देहरादून में जो हमारे जो नेपाली समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पहले ये देहरादून तो नेपाल का ही पार्ट था, तो यहाँ पे बहुत सारे नेपाली समुदाय रहते हैं। नेपाली के बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं देहरादून में, और आप लोग हर एक प्रोग्राम यहाँ पे अटेंड करते हैं और कराते भी हैं आप लोग। तो सर, जैसे मैम ने तो अपना एक गाना गा दिया, और आपका कौन सा करीबी मतलब ऐसा गाना है जिससे कि आप मतलब जैसे आपको एक एनर्जी मिलती है कि यार हाँ, मतलब मोटिवेशन मिलता है जिससे? सर गाने तो बहुत सारे हैं। जैसे नेपाली में अगर हम देशभक्ति गीतों को देखें, जिस तरह से यहाँ पे देशभक्ति गीत हैं, उसी तरह वहाँ पे भी बहुत देशभक्ति गीत चलते हैं। उसमें से एक है, वीरता को चीनो वीर को संतान, शहीद को रगत लाहुरे को निशानी, अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी, वीरता को चीनो वीर को संतान। आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ और दोनों ने मिलकर बिल्कुल जो आपकी जो फैमिली है उसके अपोजिट ही आप लोगों ने करियर को चुना एक हिसाब से। हाँ जी। तो कितना मुश्किल क्वेश्चन आप दोनों के लिए, कितना मुश्किल था मतलब घर वालों को थोड़ा कन्विंस करना कि हमें सिंगिंग के करियर में जाना है, ये करना है? एक्चुअली अभी तो सपोर्ट ही कर रहे हैं घर वाले। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। हाँ, बट ये है कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोगों के लिए ये चैलेंजिंग रहता है कि फैमिली ज़्यादा चाहती है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे और जॉब पर फोकस करे, बट धीरे धीरे मान गए, पेरेंट्स मान जाते हैं। हाँ जी। सर आप सर थोड़ा सा चैलेंजिंग तो शुरू से रहा, अच्छा, क्योंकि अब परिवार में क्योंकि कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, बिल्कुल। तो उस चीज़ को घर वालों को मनाना या पढ़ाई के साथ साथ उस तरफ भी ध्यान देना, म्यूजिक की तरफ, क्योंकि घर वालों का यही होता है हमेशा पढ़ाई 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 पढ़ाई, और उसमें और म्यूजिक में बैलेंस करना वो एक चैलेंज रहा पहले तो। उसके बाद जब धीरे धीरे जॉब करने लगे, फिर जॉब और अपना जो पैशन है म्यूजिक उसको बैलेंस करना, ये भी एक चैलेंज रहा। हाँ जी। उसके बाद जब तक आपने कोई प्रोग्राम नहीं किए, आपको ऑडियंस ढूंढना भी एक चैलेंज रहा कि आपको किस तरह से समाज के सामने जाना है, किस तरह से अपने लोगों के सामने फेस होना है, वो भी एक चैलेंज रहा। तो उस चैलेंज से उभर के धीरे धीरे अभी यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि अमूमन जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली में आप बात बता दें कि अमूमन लोग जॉब की तरफ ही जाते हैं, जो ये एक्स्ट्रा हम कि इनको एक्स्ट्रा चीजें ही एक्स्ट्रा मानते हैं। चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कि सिंगिंग हो गया या कोई स्पोर्ट्स हो गया, तो पहले तो ये बोलते कि पहले जॉब ही करनी है, आपको पढ़ाई ही करनी है। और माता पिता के लिए किसी पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल होता होता है, बिल्कुल। है। अब तो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया हाँ है, जी। अब तो थोड़ा सा जैसे सोशल मीडिया का टाइम आ गया या बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे ऑप्शन भी लोगों को मिलने बिल्कुल, लगे। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो बहुत मुश्किल थे, हम्म, अब तो थोड़ा सा माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी बिल्कुल। करें। हाँ जी। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है आज बात करते हुए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम आप नेपाली कल्चर की बात करते हैं, आप लोगों ने कोई ऐसे गाने गाए हैं नेपाली में जो कल्चर को जिसमें पूरा नेपाल का कल्चर वैसे दिखाई देता हो? सर हम जैसे जो प्रोग्राम हम करते हैं, हाँ जी। मोस्टली हम अपने कल्चर से जुड़े हुए गाने ही उसमें गा रहे हैं, अच्छा, है ना। क्योंकि जो नेपाल का म्यूजिक है, जो नेपाल का कल्चर है, वो हमारे हिंदी गानों के कल्चर से बिल्कुल हटके है। जैसे हिंदी गानों में जो बीट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। अच्छा। बट जो हमारे नेपाली कल्चर के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो गाने हैं, उसमें नेपाली लोक धुन, नेपाली इंस्ट्रूमेंट जिसको मादल कहा जाता है, सारंगी कहा जाता है, वो यूज होते हैं। तो हम मोस्टली जो गाने गा रहे हैं वो इसी तरह के गाने हैं
जिसमें इस तरह के इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर सांस्कृतिक प्रोग्राम ही करते हैं। पे देखिए कल्चर में फ़र्क तो है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल फ़र्क नहीं है, बट क्योंकि जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नेपाली कल्चर है उसमें अपनेपन की भावना लगती है हमको सबसे ज़्यादा, है ना। जो अपने लोगों से जब हम बात करते हैं तो हमें वो अपनापन लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ गाने सुन रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम उन लोगों से मिल चुके हैं, उन गानों को पहले हमने सुना है। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो वो गीत है वो गीतों से ज़्यादा आपस में संवाद हो रहा है हमारे लोगों के साथ, तो वो हमको फ़र्क दिखता है और कल्चर और अपने कल्चर में। तो जैसे आजकल क्या है कि हम जनरली बात करते हैं कि हम अपनी जो संस्कृति है, चाहे वो पहाड़ी संस्कृति हो या नेपाली संस्कृति या कोई भी संस्कृति हो, कि हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पर लोग ये भी बोलते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे सिंगर सिंगिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि हम अपनी जो संस्कृति है उसको पीछे छोड़ रहे हैं? एक्चुअली हम पीछे तो छूटी नहीं है, बट ये है कि बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हो रखा है कि बच्चे आजकल के जो हैं, जो आजकल की यूथ है, वो ज़्यादातर पॉप गाने, वेस्टर्न गाने वगैरह सुनना पसंद करती है। वो ज़्यादातर उस साइड में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग जो हैं जो अपने गानों को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से करते हैं कि थोड़ा उसमें आपको अपनी जो नेपाली संस्कृति है, अपनी जो लोक शैली वगैरह है, उसको हम जिंदा रखें, उसको हम रिप्रेजेंट करें। वो लोक दोहरी है, ये सारी चीज़ों को हम गाएं ताकि बच्चे उसको सुने और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को देखें, उनसे सीखने की कोशिश करें। वो एक हमारी धरोहर है जो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको संभाल के रखे, हमारे बाद उसे जिंदा रखें। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। साथ साथ जब इस तरह के हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, इससे भी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे हम जो गाने गा रहे हैं, मान लो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए, तो जब आज की यूथ उनको सुनती है, और कुछ गाने ऐसे हैं आप क्योंकि सोशल मीडिया के उसमें बहुत ज़्यादा वो हिट हो चुके हैं, तो जब वो गाने लोग हमको गाते हुए सुनते हैं तो लोग उससे जुड़ते हैं, उन गानों को सुनते हैं, तो वो उस तरफ और आगे वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे आप लोग शोज करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है ऑडियंस का? मतलब ये जो आप जो नेपाली जो गाने गाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहता है? बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है और लोगों का बहुत प्यार मिलता है उस चीज़ पर हमको। एक्चुअल क्या है ना कि सोशल मीडिया आजकल इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो नेपाली गाने जो इंस्टा में, फेसबुक में जो रील्स वगैरह होते हैं, उसी के थ्रू बच्चे उसे सुनते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं, और जब वही गाने जब सुनते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा। जी जी जी। अभी हम दिल्ली में नेपाल एम्बेसी में प्रोग्राम करके आए। अच्छा। वहाँ लोगों को इतना प्यार मिला, उतना हमने सोचा नहीं था कि दिल्ली में जाके हमको नेपाली गीत जब हम गाएंगे हमको इतना प्यार मिलेगा। वहाँ मतलब फुल हाउस शो था, लोगों ने खूब एंजॉय किया। हमारा जो शेड्यूल था, जो स्लॉट था, उसके अलावा हमको दोबारा फिर एक स्लॉट में गाना पड़ा, तो वहाँ लोगों का इतना प्यार मिला हमको। तो ये तो मतलब काफी अच्छी बात हाँ, है, इससे वही कल्चर के लिए भी, हाँ जी, आप लोगों हाँ जी, के हाँ लिए जी। भी। वैसे मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक चीज और भी बता दूं, जो सर और मैम है, ये दोनों साथ में प्रोग्राम करते हैं और डुएट गाने भी इनके बहुत सारे हैं, वैसे आपको मिल जाएंगे। और बहुत खूबसूरत जोड़ी है वो पर्दे पे दोनों की, और बहुत खूबसूरत आवाज भी है। मैंने देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी देहरादून में नेपाल इंडो ट्रेड फेयर चल रहा था, वहाँ पे मैंने सर और मैम को सुना था और काफ़ी अच्छा लगा था जब इनके गाने हमने सुने थे। तो उसी दिन मैंने इनसे मुलाकात करते तो कि हम थोड़ा सा अपना एक छोटा सा एपिसोड करेंगे, तो इसी उपलक्ष्य में आज मेरे साथ हैं। तो आप दोनों जो डुएट में गाए, तो थोड़ा सा 2 लाइनें कोई से भी आप लोग। गोरखे खुकरी लाहुरे कमर मा, मन जीत्यो मायाले पहले नंबर मा। गोरखे खुकरी लाहुरे कमर मा, मन जीत्यो मायाले पहिलो नंबर मा। मन जीत्यो मायाले पहले नंबर मा। लौर दहिले सलामै ठोकेर, सिट्ठी मार्यो चुराउला टोकेर, गोर्खे कुकुरी। लौर दहिले सलामै ठोकेर, सिट्ठी मार्यो चुराउला टोकेर, गोर्खे कुकुरी। गोर्खे कुकुरी लाहुरे कम्मरमा,
मन जीत्यो मायले पहिले नंबर मा, मन जीत्यो मायले पहिले नंबर मा। नेपाली जो कल्चर है उसके बारे में हम पहली बार कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। और वैसे तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो नेपाल से संबंध रखते हैं, पर इतना जो फेस टू फेस और इतना जो डीपली जो कन्वर्सेशन है वो आज पहली बार हो रहा है। इसमें एक वर्ड था खुंगरी। खुकरी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, नेपाल का मतलब एक क्या बोलेंगे इसको हम, एक शस्त्र बोल सकते हैं, हाँ शस्त्र जी। भी बोल सकते हैं और मतलब नेपाल की शान बोल सकते शान भी हैं, बोल हाँ सकते जी। हैं, है ना। तो ये खुंगरी ही क्यों, मतलब ऐसे कुछ आपको इस बारे में आइडिया है कुछ कि खुंगरी ही क्यों? एक्चुअली खुकरी को नेपालियों का वीरता का चिन्ह माना जाता है। अच्छा अच्छा। कहते हैं हमारे इंडियन आर्मी में भी जो जीआर वाले हैं, गोरखा रेजिमेंट वाले, हाँ जी। उन्होंने युद्ध के टाइम में खुकरी से दुश्मनों को मारा था। तो इस वजह से खुकरी को नेपालियों का जो वीरता का चिन्ह माना जाता है, इसलिए हम उसे नवरात्रा में, पूरे नवरात्रा में 9 दिन हम खुकरी की पूजा भी करते हैं। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा। हम नौ दुर्गा माता के साथ साथ खुकरी की भी पूजा करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूजनीय, बहुत पूजनीय। हाँ जी, हाँ जी। खुकरी से रिलेटेड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी मैं 2-3 महीने पहले प्रोग्राम करने, शो करने जैसलमेर गया था। अच्छा। तो खाली था तो मैं जैसलमेर किला चला गया घूमने। तो जैसलमेर किले के अंदर भी खुकरी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। वहाँ किसी राजा की, किसी रानी के साथ नेपाल की शादी हुई होगी तो भेंट स्वरूप खुकरी दी गई है। अच्छा। तो वो अभी भी इतिहास की में वो रखा हुआ है जैसलमेर किले के अंदर खुकरी। तो मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, जो देहरादून शहर है, जब अंग्रेजों के साथ जब नेपाली सेना का जब युद्ध हुआ था यहाँ पे खलंगा का, हाँ जी। तो वहाँ पे भी जो मुख्य हथियार था खुंगरी था। खुकरी था। क्योंकि जो अंग्रेज सेना थी उनके पास तो तोप और बंदूकें वगैरह थी, पर नेपाली जो सेना थी उन्होंने खुंगरी से ही ये युद्ध लड़ा था। तो मैम, जैसे आप लोग त्योहार मनाते हैं, हाँ जी। मतलब चाहे दशहरा हो, दीपावली हो और तीज हो, कोई सा भी त्योहार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिटेल और बहुत आनंद के साथ मनाते हैं। जी। सो जो एक्चुअली नेपाली जो हमारे त्योहार है, हमको ना उसमें एक जुड़ाव महसूस होता है। हमको उसमें अपनी एक संस्कृति से लगाव, ऐसा लगता है हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जब दशहरा आता है, दशहरा आने से पहले उसकी तैयारी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे नए कपड़े लेते हैं, बड़े लोग नए कपड़े ले रहे हैं, घर की सजावट हो रही है। इसी तरह जब दिवाली का त्यौहार आता है, बहनें, क्योंकि दिवाली और उसके बाद जो भैया दूज आता है, भाई टीका, उसको तिहार बोला जाता है नेपाल में, उसमें बहनें भाइयों के लिए खास तैयारियां करती हैं। तो वो क्या है, लोक संस्कृति से जुड़ाव है हमारा। हम ऐसा लगता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, हमें ऐसा लगता है हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम उन त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि कोई अगर अपने शहर से बाहर, घर से बाहर कोई नौकरी पेशा वाला है, नौकरी में है, वो भी उन त्योहारों को मनाने के लिए छुट्टी लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर है उनको वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती है जो उनको घर में आके उस त्यौहार को मना के वो खुशी मिलती है, वो अपनापन मिलता है और वो अपने लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं उसी त्योहारों के बहाने। क्यों? क्योंकि इधर से कोई दूसरा भाई आ रहा है छुट्टी, उधर से दूसरा भाई छुट्टी आ रहा है, तो उसी बहाने क्या होता है, सबका मेल जोल होता है, मेल मिलाप होता है और हम अपनी संस्कृति को फिर बड़ी धूमधाम से, बड़ी रुचि से, बड़े चाव से मनाते हैं। अच्छा, एक चीज देखा मैंने, नेपाली में टीका बहुत बड़ा लगाया जाता है। और साथ ही में ये है कि हमारी कहीं ना कहीं एकता को दर्शाता है, वो बना के रखता है हमारे परिवार में। अगर आप इसे सामाजिक तौर में ना देखकर एक पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं कि टीका हमारे उसमें बड़े लगाते हैं छोटे को। अच्छा। हाँ, और अपने यहाँ आशीर्वाद देते हैं और सारे रिश्तेदार एक साथ होकर एक दूसरे के घर में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जोड़ के रखता है हमारे परिवार के साथ, क्योंकि आज के टाइम में सब बहुत व्यस्त हैं अपने लाइफ में। तो किसी न किसी बहाने से, त्योहारों के बहाने से, या टीका लगाना तो हमारे इसमें कंपलसरी है। एक बार अगर आपने किसी बड़े के हाथ से टीका लगाया तो उसे आपने हर साल लगाना है उनसे, मतलब उन्हीं से हर साल लगाना है आपने। अच्छा। तो ये भी होता है हमारे उसमें दशहरे में। आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपको दशहरे में तो टाइम निकाल के आना ही होता है। अच्छा जी, ये भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग दशहरा मनाते हैं मिलजुल के बहुत अच्छे से। दशहरा दशहरा मनाया हमारा जाता है। 5 दिन का होता है हमारे दशहरा, यहाँ। जी। अच्छा। वो इसीलिए होता है क्योंकि रिश्तेदार ज्यादा होते हैं, सब जगह टीका लगाना होता है। एक दिन में नहीं सब जगह हम तो पहुंच मतलब पाते आप हैं। लोग जैसे घर घर जाते हैं, जैसे बिल्कुल। कोई छोटा है तो वो घर घर जाएगा टीका लगा। हाँ, हाँ वो जी, हाँ जी। टीका के साथ
जमरा भी लगाया जाता है, जमरा बोला जाता है उसको, जो कि जौ और कुछ लोग मक्की का भी यूज करते हैं, उसके जो अंकुरित होते हैं अच्छा वो कान में लगाते हैं जी। वो हरियाली का हाँ प्रतीक है, वो लाइफ का प्रतीक है, वो भी टीके के साथ वो भी कंपलसरी है। अच्छा, एक देखा मैंने कलरफुल टीका, हाँ जी। 5 कलर का होता हाँ जी, है। हाँ जी। वो किस समय पे लगाते हैं उसको? वो हमारे यहाँ भैया दूज में लगाते हैं, नेपाली में हम लोग भाई टीका बोलते हैं। उसमें हम जो 5 कलर हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और सफ़ेद, इस कलर का टीका अपने भाइयों को लगाते हैं। अच्छा जी, ये हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसका जो है, इसमें माता यमुना जी ने अपने भाई यमराज को टीका लगाया था, अपनी सुरक्षा का वचन लेते हुए उनसे। उसके बाद जो मल्ला साम्राज्य हमारे नेपाल में था, उस टाइम में उन्होंने 5 कलर के रंगों के साथ इसको पारंपरिक बना दिया। तब से लेकर आज तक हम इसे मनाते आ रहे हैं। तो मतलब कलर वही होंगे, 5 ही कलर? जी जी। और उन 5 कलर को, जो हमारे 5 तत्व है, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, उनका भी प्रतीक माना जाता है उन 5 कलर को। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब दोनों हो गया। हाँ। एक वैसे ट्रेडिशनली हाँ जी, और हाँ जी। एक हाँ जी, बिल्कुल माइथोलॉजिकली भी हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो ये माना जाता है कि बहनें उन सारे तत्वों का एक वो अपने भाई को लगा रही हैं, जिससे उसकी आयु लंबी हो, उसके ऊपर कोई कष्ट ना आए, इस तरह का उस चीज की वो मान्यता है, उस तरह से माना जाता है। अच्छा, जैसे दशहरा हो गया, दीपावली होगी, आप लोगों के यहाँ तीज भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से मनाई जाती है। जी जी जी। उसका कोई खास कारण है या मतलब नॉर्मली उसको? तीज का तो देखिए सब जगह सेम ही है कि जो पत्नियां हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं उस दिन। और हमारे यहाँ रेड कलर को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हमारे वहाँ रेड कलर उस दिन जो विवाहित स्त्रियां हैं वो लाल कलर की साड़ी पहनती हैं। अच्छा, चूड़ी, बिंदी, खूब साज श्रृंगार करके सजती हैं। हमारे यहाँ पोते का भी खास महत्व है। जैसे इंडिया में पोता बोले तो जो हम लोग जो रेड ग्रीन कलर की जो माला पहनते हैं, माला, अच्छा, जो आगे हाँ माला। जी हाँ जी अच्छा, हाँ जी, हम उसे पोते बोलते हैं, जो हमारे वहाँ शादियों में चढ़ाया जाता है स्त्रियों के, विवाहित स्त्रियों के लिए। अच्छा, जी, तो जितना यहाँ मंगलसूत्र का महत्व है, वहाँ उतना ही पोते का भी महत्व है। पोते पहनती हैं। और सुबह से पर हमारे यहाँ ये है कि आप हमारा जैसे सुबह से व्रत शुरू हो जाता है, दिन भर, रात भर, तब अगले दिन जाके फिर हम लोग फास्टिंग अपना तोड़ 3 पहर का पूजा होता है हमारे उसमें। एक शाम के टाइम में, एक रात के 12 बजे, शाम को बोले तो आप 8 बजे करीब हमारी पूजा होती है। अच्छा, उसके बाद रात 12 बजे, फिर सुबह के 4 बजे। तो 3 पहर की हमारे यहाँ पूजा होती है शिव जी की। हम लोग प्रॉपर शिव जी पार्वती की ही पूजा करते हैं। अच्छा, जी जी जी, इस तरीके से हम लोग व्रत रखते हैं। और त्योहारों और तीज के टाइम में ये होता है कि लेडीज उसे बहुत धूमधाम से मनाती हैं। दिन भर का फास्टिंग होता है, पर देखिए मतलब साथ में मिलकर एक साथ नाचना गाना, दिन भर रात भर बहुत हर्षोल्लास के साथ। और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए हम लोग जो नेपाली हमारी जो कम्युनिटी है, वो महेंद्र ग्राउंड में हर साल तीज उत्सव भी मनाती है, हरितालिका तीज उत्सव। तो वहाँ पर बहुत सारे महेंद्र ग्राउंड में बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं और हमारा वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम चलता है इसी तरीके से पूरा दिन। जी जी, पूरा दिन। वहाँ पे मेला भी लगता है मेरे ख्याल से, इसी को हाँ जी हाँ जी, मेला लगता है, स्टॉल लगते हैं वहाँ खाने पीने के। और बाकी नेपाल से कुछ वस्त्र आभूषण वगैरह भी आते हैं जो खरीदने के लिए उन्हें लगाया जाता है स्टॉल। अच्छा, एक चीज देखी जाती है नेपाल में ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी या संस्कृत के वर्ड यूज किए जाते हैं। जी, जैसे जी, आप जी। अभी बोलते हैं वस्त्र, तो अभी हमने जैसे थोड़ा बहुत संस्कृति को टच करा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि नेपाली में जो खाना है, जो फूड है उनका ना, काफ़ी मतलब ट्रेडिशनली फूड है, काफ़ी अच्छा है। हमने बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ खाए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे हम नेपाली खाने की बात करते हैं, जो फूड, जो ट्रेडिशनल फूड है, तो क्या क्या वहाँ पे मतलब मेन क्या क्या आप लोगों में होता है? देखिए हमारा मेन तो है कि दशहरे में हमारे यहाँ सेल रोटी, गोरखा चटनी तो ज़रूर बनती है। अच्छा, जो सेल रोटी है किस चीज़ की बनती है? सेल रोटी है जो चावल के आटा, मैदा, सूजी, उसका मिक्सअप होता है। अच्छा जी, उसमें हल्का मीठा डाल के उसे बनाया जाता है, गोल एक शेप देकर उस तरीके से बनाया जाता है। और एक गोरखाली चटनी जो बहुत फेमस है, सिर्फ गोरखाओं के वहाँ मिलेगी आपको। हाँ जी, इसमें आलू, प्याज
और खीरा और क्या बोलते थे, मूली, तिल, ये सारा कुछ मिक्स करके बनाया जाता है। नींबू वगैरह खूब बढ़िया से चटपटा करके इसे बनाया जाता है, तो इसको साथ में खाते हैं। नेपाल के कल्चर को सबसे ज्यादा खास बनाने वाले हैं नेपाल के कल्चर के लोग, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आजकल की भागदौड़, आधुनिकता और तेज तर्रार जीवन में भी वो अपनी संस्कृति को समेटे हुए हैं, उसको संजोए हुए हैं और उसको फॉलो करते हैं। आज भी जैसे हम बात कर चुके हैं उन त्योहारों को मनाना, तो उस त्योहारों को मनाने के लिए लोग छुट्टियां लेते हैं, जैसे अभी हमने बात करी, ठीक है। उन खान पान को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज जो और कल्चर है उसमें क्या है, स्विगी कर लिया, जोमेटो कर लिया, इधर से ऑनलाइन ऑर्डर आ गया, आपने हो गया। बट नेपाली कल्चर में वो जो अभी हमने फूड की बात करी, जो सेल रोटी है, फीनी रोटी बनता है, ठीक है। भाई टीका तिहार का टाइम में बट्टुक बनता है जो उड़द की दाल की होती है। उनके बिना हमारा त्योहार इनकम्प्लीट है। तो जो नेपाली कल्चर को अलग बनाते हैं वो नेपाल के लोग, नेपाल की संस्कृति, नेपाल की संस्कृति से जुड़े हुए आम जनता, वो उसको अलग बनाती है। अच्छा, जैसे आप लोग स्टेज शोज वगैरह करते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेट रहा होगा कि यार कि हमें और अच्छा करना चाहिए जो हमारी ऑडियंस है? एक इंसिडेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम नेपाल एम्बेसी में जो प्रोग्राम करके आए, वो इवेंट ऐसा था जिसमें हमें लोगों का बहुत प्यार मिला और बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत सीख मिली हमको। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि आपके गाने में लोग झूम रहे हैं, पूरा आगे से लेके पीछे तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है लोग नाच रहे हैं, तो आपको उनके लिए और अच्छे गाने तैयार करने का और मेहनत करने का वो एक आपको मोटिवेशन मिलता है। आपके अंदर एक जज्बा आता है कि नहीं, मुझे लोग सुन रहे हैं, मुझे लोग सुनना चाह रहे हैं, या मैं इस तरह से गा रहा हूँ कि लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो एक इवेंट रहा जो नेपाल एम्बेसी में करके आए, उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिला, लोगों का बहुत प्यार मिला। तो एक चीज़ और आती है कि जैसे हम आजकल यूथ को देखते हैं, बिल्कुल लीक से हट के जाते हैं और नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे माध्यम से जो यूथ हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि नशे की ओर ना जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी बच्चा नशा कर रहा है या उसका आदी हो चुका है, पहले तो वो बच्चा जो है ना अपनी लाइफ और अपना भविष्य खराब कर रहा है। क्योंकि नशे में जो एक बार चले जाता है, उसको लत लग जाती है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचता। वो अपना ही नहीं, अपने साथ अपने परिवार का भविष्य भी खराब कर रहा होता है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग मतलब इस गलत दिशा में मत जाओ, अपने आप पर फोकस करो, अच्छी चीज़ें अपने अंदर लाने की कोशिश करिए और अपने फैमिली को देखिए। मैं आपके बुरांस चैनल के माध्यम से जितने भी सब्सक्राइबर और देखने वाले हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि नशा कभी भी सही चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो नशे में लिप्त हो जाते हैं और उसकी वजह से उनके परिवार वाले परेशान हैं, ठीक है। उनके घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि बच्चे का क्या करना है, किस तरह से उसको टैकल करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, और वो बच्चा भी ग्रो नहीं कर पाता है, ना वो कॉलेज अपना कंप्लीट कर पाता है। साथ साथ जब हम इवेंट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे भी नशे, कभी कभी तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, वो फनी भी होते हैं कि लोग, हम गाना गा रहे हैं, कुछ स्टेज में चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, कोई आगे आके वो मतलब माइक खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं, खींच लेता है। कभी आगे क्राउड गा रहा है, आपने उनकी तरफ माइक किया तो कोई माइक पकड़ के उसमें गाना गाना शुरू कर देता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि उसके बाद वो वहाँ सो जाते हैं, तो नेक्स्ट डे ही वहाँ से उठ के जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसका कि मतलब कोई एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। नशे की तरफ अगर आप जाओगे तो उसका कोई अच्छा वो नहीं है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि लोग नशे की तरफ ना जाएं, उस राह को अगर ना पकड़ा जाए तो ये अच्छा। और कोई ऐसा, मैम आपके साथ कोई ऐसा जब आप स्टेज शो करते हैं, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट जो आपको? सर मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं कहीं गा रही थी और गाते गाते मैंने माइक थोड़ा सा ऐसे किया था, पर मुझे पता नहीं चला वो माइक ऐसे करते हुए कब वहां से वो इंसान मेरे हाथ से माइक लेके चले गया और मुझे भीड़ में पता नहीं चला कि माइक कहाँ गया। और बाद में देखा तो वो इंसान थोड़ा सा पीछे जाके वहां से वो अपना गाना गाने में लगा हुआ था, और उस बीच फिर थोड़ा सा स्टॉप करके वो माइक ला के तब मेरे हाथों में माइक दिया गया कि मैम आप
तो वो मेरे लिए बहुत फनी था एक्चुअली में। उसके बाद जब मैं गाना गा रही थी ना, मेरे को गाते हुए बड़ी हंसी आ रही थी, हंसी छूट रही थी, वो मैंने कैसे कंट्रोल किया। हाँ मतलब ऐसे भी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जी। क्योंकि आप लोग तो पब्लिक डीलिंग में पब्लिक ही हाँ डीलिंग जी, करना हाँ होता जी, है हाँ जी, जी। जी, तो वहाँ पे हर हर तरह के हर लोग टाइप आते के हैं, बिल्कुल। आते हैं ऑडियंस। तो ये भी मतलब बहुत बड़ा चैलेंजिंग है इतने बिल्कुल। सारे लोगों को हैंडल हैंडल करना। करना। और हम थोड़ा सा एंड की तरफ चलते हैं और लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मेरे बुराज के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आप क्या गाना चाहोगे। दोनों लोग बहुत ही खूबसूरत गाना। सर एक जाते जाते एक नेपाली गाना आपको लोक दोहरी सुनाते हुए जाते हैं। ए लाजै लाग्यो हेरे भुइँतिर आँखैको निशाना ट्याक्कै मैतिर कश्मीरे पछ्यौरी दार्जिलिङको लम्सैला पिरती 2 दिन बाँचुन्जेल कश्मीरे पछ्यौरी दार्जिलिङको लम्सैला पिरती 2 दिन बाँचुन्जेल लम्सैला पिरती 2 दिन बाँचुन्जेल। दोस्तों आज का जो ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और जो मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की जो ये मुलाकातें हमारी कैसी लगी। आज हमने एक बहुत खूबसूरत मैसेज नशे के ऊपर दोबारा से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करा है और मेरी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि नशे के प्रति ये मैसेज हर वीडियो में रहे। हमने पहले प्रीतम वर्तमान जी से, विकी चौहान, बहुत सारे ऐसे सिंगर और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मेरे चैनल पे आए हैं। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशे के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। किस परिस्थिति में वो आप लोगों को पढ़ाते हैं, किस परिस्थिति में आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ये आप तभी समझ सकते हो जब आप उन लोगों की पोजीशन पे आओगे। तो इसी के साथ मैं ये आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।